हेलो छात्रों, फिर से लेकर आया हूँ मैं नई वीडियो जो कि आपका 10th एग्ज़ाम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्वेश्चन और आंसर के साथ, जो कि कल एग्ज़ाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, जिसमें राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र आता है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन हम लेके आए हैं। इसके पहले वीडियो में लेके आए थे हम इतिहास का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम लेते हुए अपना स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। इसमें जो 9 से 12 तक का प्रश्न है, लघु उत्तरीय है। इसमें से जो आप लोगों का इसमें आएगा, पॉलिटिकल साइंस में 4 क्वेश्चन आएगा, 2-2 नंबर का, जिसमें से 2 क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देना होगा। जो कल का पेपर आने वाला है उसमें से 4 क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन में से 2 का ही जवाब देना है। जो आप लोगों को ईजी लगे वो आप लोग लिख सकते हो। जो मैं चारों का मैं आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन 9 नंबर है, सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। सेकंड है, आतंकवाद एवं अलगवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे। ठीक है, 10 नंबर। किन्हीं 2 प्रावधानों को जिक्र करें जो भारत के धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, ये 12 हो गया। ठीक है, ये हम लोग इसका आंसर देखेंगे 9, 10, 11, 12 का। ठीक है, 9 का है, जब लोकतंत्र में सत्ता किसी एक व्यक्ति या किसी एक स्थान पर केंद्रित हो जाती है तो वह उसे भ्रष्ट बना देती है। यही कारण है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी भ्रष्टता को रोकने के लिए परम आवश्यक समझा जाता है। सत्ता की साझेदारी में विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। हम जानते हैं कि सामाजिक टकराव हिंसा का कारण बनता है तथा यह राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा करती है। इसीलिए सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये अपना 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब 10 नंबर का आंसर हम बता रहे हैं। आतंकवाद एवं अलगवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे। ठीक है, 10 नंबर है, आतंकवाद और अलगाववाद लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां हैं। वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों को इन गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। आतंकवाद एवं अलगाववाद से लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होती हैं। इससे देश की एकता और अखंडता प्रभावित होती है और दुश्मन देश इसका लाभ उठाकर राष्ट्र को संकट में डाल सकते हैं। इन चुनौतियों के कारण देश के विकास पर होने वाला व्यय विधि व्यवस्था में ही लगाना पड़ता है। इससे जनहित के कार्य बाधित होते हैं। अतः आतंकवाद और अलगाववाद से निपटने के लिए विश्व स्तर का कड़ी कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए विश्व के देशों को सक्रियता एवं सहभागिता आवश्यक है। ये 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, 11 नंबर का, किन्हीं 2 प्रावधानों को जिक्र करें जो भारत के धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। 11 नंबर, भारतीय संविधान का धारा 25 से 28 में भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को स्पष्ट करते हुए ये कहा गया है। पहला, भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही। सेकंड, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यह सर्वधर्म समभाव है। ठीक है, 12 का आंसर है, कर्ण के बदले अपने छम को बंधक बनाने वाला क्षमिक कर्ज बंधक कर्णदान या बंधुआ मजदूर कहलाता है। उससे पूछा गया था कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा 12 नंबर। ठीक है,
अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। जो 2 क्वेश्चन आप लोगों को कल पूछेगा उसमें से एक ही क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इसमें से आप लोगों को इजी लगेगा। जैसे मान लीजिए पंचायती राज प्रणाली क्या है, प्रणाली क्या है, ग्राम पंचायत को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए आपके क्या सुझाव हो सकते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं अपने पंचायत के बारे में। हाँ, बिहार में दूसरा है, बिहार में लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। जो आप लोगों को लगे कि वो बेहतर लिख सकते हैं वो क्वेश्चन को पहले आप लोग लिखें। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका हम लोग आंसर देखते हैं 13 और 14 का। 13 नंबर है, भारतीय संविधान द्वारा एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य निस्वार्थ माता की तरह जनता की भलाई करना है। इस उद्देश्य से सरकार समाजवादी समाज की व्यवस्था कायम करके जनता के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास कर रही है। अतः राज्य के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अनेक विकास कार्य चला रही है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इसी कारण योजनाओं का सृजन प्रशासन का उच्चतम पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है, परंतु इसे कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी जनता या उसके प्रतिनिधियों के ऊपर सौंपी जाती है। इस प्रकार केंद्रीय सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण होता है, परंतु उन्हें स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित कराने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार विकेंद्रीकरण का सिद्धांत अपनाया जाता है। इसी को प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। इसे मूर्त रूप देने के लिए ही भारत में पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई है। इसके उद्देश्य से संविधान में 73वां संशोधन किया गया है। इस संशोधन में कहा गया है कि ग्राम स्तर, मध्य स्तर, प्रखंड तथा जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। प्राय सभी राज्यों में इसका गठन हो चुका है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। पंचायती राज की यह सबसे तलीय संस्था है जिसे अधिक उपयोगी बनाकर ही पंचायती राज को सफल बनाया जा सकता है। इसे लोकतंत्र की पाठशाला मानकर जनता में लोकतांत्रिक जागरूकता लाई जा सकती है। अतः ग्राम पंचायतों को और अधिक अधिकार देकर इसे अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। जनता को भी ग्राम पंचायत को सदस्यों और मुखिया को चुनते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिससे सही प्रतिनिधि ही ग्राम पंचायतों में निर्वाचित होकर आ सके। ठीक है, ये दो क्वेश्चन था राजनीतिक साइंस का 13-14। ठीक है, अब अपन आएंगे इकोनॉमिक्स पे, जो कि अर्थशास्त्र में भी सेम इतना ही क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों का। और मैं इतिहास का मैंने वीडियो बनाया है सब्जेक्टिव का, सेम टू सेम आप लोग जाके इस चैनल पे देख सकते हैं। 2-3 घंटा पहले का मैंने वो अपलोड किया था। तो इसका क्वेश्चन सेम है, इकोनॉमिक्स का 4 क्वेश्चन होगा। चारों क्वेश्चन का दो नंबर का आएगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन का आप लोगों को लिखना होगा। तो चलिए चलते हैं, 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 15 है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। आर्थिक, सेकंड है आर्थिक नियोजन क्या है। ठीक है, इसका आंसर आप देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसका भी आंसर हम लोग को देखेंगे। उपभोक्ता के कौन कौन अधिकार हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन में से आप लोग को 2 का आंसर देना है। 2 जो आप लोग जान रहे हो कि अच्छे से हम ये क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं, तो वही 2 क्वेश्चन लिखो। जिसमें डाउट है कि नहीं ये इसमें थोड़ा कंफ्यूज है तो वो मत लिखना, जो आता है पहले वो लिखो। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन में इसमें आंसर मैं बताता हूँ। आप लोग हो सकता है चारों में से 2 क्वेश्चन पूछ दे कल, तो आप लोग इसमें से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं 15, 16, 17, 18 का देखते हैं।
ठीक है, स्टार्ट करेंगे अपन 15 का। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। पूछा गया था राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा 15 का। ठीक है, 16 पे आते हैं। 16 का आंसर अपन देखते हैं। आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित, समन्वय एवं उपयोग करना है। भारत के योजना आयोग के अनुसार आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये अपना हो गया 16 का। अब चलते हैं 17 पे। सत्रह नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका स्थापना जनवरी 1995 में की गई है। इस संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। वर्तमान समय में 149 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा एक कंट्री है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। यह संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है। ठीक है, तो ये अपना 17 नंबर का आंसर हुआ। आप लोग एक बार देख लें इसको। अब 18 का अपन देखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अंतर्गत उन्हें निम्न का अधिकार प्राप्त है। पहला, सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं का प्रथम अधिकार सुरक्षा का अधिकार है। इस अधिकार का सीधा संबंध बाजार से खरीदे जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ा है। ठीक है। दूसरा है सूचना पाने का अधिकार। उपभोक्ताओं को वे सभी आवश्यक सूचनाएं भी प्राप्त करने का अधिकार है जिसके आधार पर वह वस्तुएं या सेवाएं खरीदने का निर्णय करता है। ठीक है, तो ये अपना 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन 2 बचा होगा, उसको देखते हैं अपन। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए। उपभोक्ताओं सेकंड है, उपभोक्ताओं का कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है? प्रत्येक अधिकारों का उदाहरण सहित लिखिए। 19 और 20 का ये जो आप लोग का 4 नंबर का है, जो कि 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से आप लोग को एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो हो सकता है ये 2 क्वेश्चन पूछ दे, तो इसमें से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। उन्नीस 20 का मानव सभ्यता का विकास के क्रम से ही आर्थिक विकास भी हुआ है। विकास का अर्थ समयानुकूल बदलता रहता है। पहले आर्थिक विकास का अर्थ राष्ट्रीय आय में वृद्धि समझा जाता था। इसके बाद प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के विकास का सूचक समझा जाने लगा। लेकिन वर्तमान समय में विकास का मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन का गुणवत्ता अथवा जीवन स्तर में सुधार तथा कुपोषण, बेरोजगारी एवं गरीबी में कमी करना समझा जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोरोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास एवं श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी की ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। प्रोफेसर मेयर एंड
बाल्डविन का कहना है कि आर्थिक विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक विकास एवं परिवहन की प्रक्रिया जिसे अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तन होता है एवं प्रति व्यक्ति वास्तविक आय भी बदलती रहती है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है, जबकि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के लिए किया जाता है। ये 19 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं 20 नंबर पे। क्वेश्चन पहले ही मैं पढ़ के बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। भारत सरकार ने सन 1986 में उपभोक्ताओं संरक्षण अधिनियम को पारित किया, ठीक है। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं का शोषण, परेशानी अथवा नुकसान से बचाना है। यह अधिनियम वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों पर लागू होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं का निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। पहला है सुरक्षा का अधिकार। इस अधिकार का अंतर्गत उपभोक्ताओं को ऐसे माल के विपणन के विरुद्ध संरक्षित किए जाने का अधिकार है जो कि जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक है। सेकंड है सूचित किए जाने का अधिकार। उपभोक्ताओं का दूसरा अधिकार सूचना का अधिकार है। वस्तुओं का गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक एवं मूल्य के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार है। थर्ड है चयन करने का अधिकार। उपभोक्ताओं का ये अधिकार है कि वह अलग अलग निर्माताओं द्वारा निर्मित विभिन्न ब्रांड, गुण, रंग, किस्म, आकार या मूल्य की वस्तुओं में किसी भी वस्तु का चयन अपनी पसंद के अनुसार करें। फोर्थ है सुने जाने का अधिकार। उपभोक्ताओं का ये भी अधिकार है कि वो अपने हितों को प्रभावित करने वाली बातों को उपयुक्त मंचों के सामने प्रस्तुत करें, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो मेरा समाप्त होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था 2 नंबर का और 4 नंबर का, वो हमने आपको बताया। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा। जो समझ में ना आए, बड़ा कोई आंसर है उसको स्नैपशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट, और उसको 1-2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। कल आप लोग का एग्ज़ाम है। पढ़िए आराम से 3-4 बजे तक। 2-4 घंटा में सोइएगा, 2-3 घंटा, 2 घंटा का तो लिखना रहता है, ठीक है। चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हाँ, और कमेंट भी करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करिए।